अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपनी फैमिली को बहरीन के थ्रू एग्ज़िट एंड री एंट्री करवा के मज़ीद 3 महीने सऊदी अरब रख सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, सऊदी जवाज़ात फैमिली विजिट वीज़े एक्सटेंड नहीं कर रहा, इवन के 3 महीने के बाद भी एक्सटेंड नहीं कर रहा, ना ही 6 महीने के बाद एक्सटेंड कर रहा है। तो अगर आपके पास आपकी फैमिली मल्टीपल एंट्री फैमिली विजिट वीज़े के ऊपर सऊदी अरब में मौजूद है, वो बहरीन के थ्रू एग्ज़िट एंड री एंट्री करके 3 महीने तक मज़ीद सऊदी अरब में रह सकती हैं। इसका क्या तरीकाकार है, क्या प्रोसीजर है, वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं बहरीन के थ्रू एग्ज़िट एंड री एंट्री करने के लिए, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन बताऊँगा। आपके साथ एक फैमिली का एक्सपीरियंस भी शेयर किया जाएगा जो 10 अप्रैल 2022 यानी इसी मंथ में रमज़ान के महीने में ही बहरीन के थ्रू एग्ज़िट एंड री एंट्री करके आए हैं और उनको मज़ीद 3 महीने मिल गए हैं सऊदी अरब रहने के लिए। तो इस वीडियो में मैं अपना भी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, लेकिन मैं तो कोविड-19 से पहले बहरीन गया था, सो इसलिए मुझे सारे तरीक़ेकार का अच्छे से पता है और इंशाल्लाह आपको भी अच्छे से डिटेल में बताऊंगा ताकि आप इजीली अपनी फैमिली को एग्ज़िट एंड री एंट्री करवा सकें बहरीन के थ्रू, ये किंग फाहद काज़वे के थ्रू ईज़िली बाय रोड जाके। तो बहुत आसान तरीका है बहरीन के थ्रू एग्ज़िट एंड री एंट्री करने का। आप अपने कंट्री से भी करवा सकते हैं, दूसरे कंट्री से भी करवा सकते हैं। अपने कंट्री से इजी है, ज़्यादा इजी है, लेकिन उधर ये है कि आपको टिकट्स बाय करने पड़ेगी तो आपका ख़र्चा ज़्यादा हो जाएगा। बहरीन जब एग्ज़िट एंड री एंट्री की बात आती है तो लोग बहरीन के बारे में इसलिए सोचते हैं कि बहरीन जाना इजी है, आप अब बाय कार जा सकते हैं, अपनी गाड़ी पर भी जा सकते हैं, रेंट की गाड़ी पर भी जा सकते हैं, बाय बस भी जा सकते हैं, किसी टैक्सी वाले के साथ भी जा सकते हैं। ईज़िली जाके एग्ज़िट एंड री एंट्री करवा सकते हैं, टाइम भी कम लगता है, टिकट्स भी नहीं बाय करनी पड़ती और ख़र्चा बहुत कम होता है। इसीलिए लोग बहरीन के थ्रू एग्ज़िट एंड री एंट्री करवाते हैं ताकि जल्दी से और कम खर्चे में उनका काम हो जाए। तो आपको इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। जैसे मैंने बताया कि आपके साथ एक फैमिली का एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा। वो 10 अप्रैल 2022 को एग्ज़िट एंड री एंट्री की। उन्होंने इसलिए नहीं थी कि एक जवाज़ात उनका फैमिली विज़िट वीज़ा एक्सटेंड नहीं कर रहा, उन लोगों का ड्यूरेशन ऑफ स्टे सऊदी अरब में मुकम्मल हो गया था। मतलब कि जैसे आपको पता है कि पहले, अगर आज से 2 हफ्ते पहले बात करें तो जवाज़ात 270 यानी कि 9 महीने तक मल्टीपल एंट्री फैमिली विजिट वीज़ा एक्सटेंड कर रहा था, लेकिन अभी नहीं कर रहा, इवन के 3 महीने बाद भी एक्सटेंड नहीं कर रहा। तो उनका ड्यूरेशन ऑफ स्टे 9 महीने तक मुकम्मल हो गया था और 9 महीने के बाद 100% आपको एग्ज़िट एंड री एंट्री करना पड़ता है। अगर आपकी फैमिली के पास मल्टीपल एंट्री विजिट वीज़ा और सऊदी अरब में उन्होंने 9 महीने मुकम्मल कर लिए हैं तो उनके ऊपर लाजमी है 100% कि वो लाजमी एग्ज़िट हों सऊदी अरब से और दोबारा एंटर हों। तो इसीलिए अब जैसे कि 9 महीने तक एक्सटेंड नहीं कर रहे, सिर्फ 3 महीने ही स्टे कर सकते हैं, उसके बाद आप एग्ज़िट करना है या एंट्री करना है, या अब आपको फर्स्ट एक्सटेंशन मिल गई थी 6 महीने आपकी फैमिली ने रह लिया तो फिर भी आपको एग्ज़िट एंड री एंट्री करना पड़ेगा ताकि उनको मज़ीद 3 महीने की एक्सटेंशन मिल सके। तो इस वीडियो में डिटेल में बातें करेंगे, इसके ऊपर पूरी डिस्कशन करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कर दूं कि ये वीडियो एक्सपीरियंस बेस्ड है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और जो फैमिली ने मुझे आगे चीज़ें बताई, जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, वो भी बताऊँगा। लेकिन आपके साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है, हर एक के साथ डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। जैसे मैं गया, मेरे साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। जो फैमिली की, जैसे उन्होंने मुझे बताया, उनका मेरे से भी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था और उनका एग्ज़िट एंड री एंट्री बहुत अच्छे से और स्मूथली हो गया था। अब जब आप जाएंगे, हो सकता है उधर ज़्यादा रश हो, कोई और चेंजिंग्स कर दी हो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स में, वो आपने खुद टेक कर करनी है। सिर्फ मैं इसमें एक्सपीरियंस बेस वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इन्हीं चीज़ों के साथ जो मैं आपको बताऊंगा आपका एग्ज़िट एंड री एंट्री आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपने करना क्या है। सबसे पहले आपने आपका जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे और एब्शर में शो हो रहा है, एब्शर के ऊपर जो आपकी फैमिली का ड्यूरेशन ऑफ स्टे शो हो रहा है, उसकी जो एक्सपायरी डेट है उससे पहले पहले आपने एग्ज़िट करना होता है। उससे पहले नहीं तो उसके एक्सपायर होने के 3 दिन तक उसके अंदर अंदर, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज 19 अप्रैल है, तो इसके आज अगर आपका फैमिली का ड्यूरेशन ऑफ स्टे आपकी एब्शर के मुताबिक एक्सपायर हो गया तो आपको मज़ीद 3 दिन यानी 20, 21 या 22 अप्रैल तक लाजमी आपकी फ़ैमिली को एग्ज़िट कर देना चाहिए सऊदी अरब। अगर उसके बाद आपकी फ़ैमिली रहती हैं तो फिर वो ओवर स्टे में आ जाता है, यानी कि आपने कानून की खिलाफ वर्जी की। उसके लिए आप परेशान ना हो, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, अभी आपको फ़िलहाल उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है।
तो अगर आपने ओवरस्टे कर लिया है आपकी फैमिली ने, तो फिर आपने क्या करना है, आपने जवाज़ात जाके उनसे रिक्वेस्ट करनी है, जो ऑफिस जवाज़ात के बाहर बने हुए हैं उनसे फॉर्म फिलअप करके आपने कोशिश करनी है 7 या 14 दिन के लिए एक्सटेंशन करवा लेनी है। क्योंकि आपने ट्राई की थी एक्सटेंड करने की और जवाज़ात ने एक्सटेंड नहीं किया, इसमें बहुत बड़ा कोई आपने गुनाह नहीं कर लिया या आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें आपने परेशानी होनी कोशिश करके आपने 7 या 14 दिन के लिए एक्सटेंड करवा के फिर एग्ज़िट एंड री एंट्री प्लान करनी है। तो आपने जैसे मैंने बताया ड्यूरेशन ऑफ स्टे एब्शर में चेक करना है, उसकी एक्सपायर होने से पहले या उसके एक्सपायर होने के 3 दिन बाद के अंदर अंदर आपने एग्ज़िट एंड री एंट्री करनी है। तो फिर उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपने मेक श्योर करनी है, आप एग्ज़िट तो कर लिया आपने, ड्यूरेशन ऑफ स्टे को फॉलो करते हुए एब्शर में जो एक्सपायरी डेट आपको शो हो रही है उसको फॉलो करते हुए एग्ज़िट तो कर लिया, लेकिन एक चीज़ और आपने अपने माइंड में रखनी है कि जो मल्टीपल एंट्री फैमिली विजिट वीज़ा आपकी फैमिली के पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप हुआ है, उसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट लिखी होती है, जैसे उधर लिखा होगा वैलिड अंटिल और आगे एक डेट लिखी होगी, उस डेट को आपने लाजमी फॉलो करना है। उस डेट से पहले पहले री एंटर लाजमी करना है। अगर वो डेट एक्सपायर होगी उसके बाद अगर आप री एंट्री की कोशिश करेंगे तो वो आपको नहीं करने देंगे, वो आपको रोक देंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि जिस वीज़े के ऊपर, जिस मल्टीपल एंट्री फैमिली वीज़े के ऊपर आपकी फैमिली सऊदी अरब में आई थी, उसी वीज़े के ऊपर दोबारा आए, तो वो 1 साल का ड्यूरेशन होता है, उसमें आप जितनी दफ़ा मर्जी इन एंड आउट हो सऊदी अरब में, कोई मसला नहीं। लेकिन वो अगर वो डेट एक्सपायर हो गई तो फिर आप एंटर नहीं हो सकते। आपने उसको मेक श्योर करना है उसमें अभी दिन हो बाकी, जब आप एंटर होने लगे कम से कम 1 दिन बाकी हो। अगर ज़्यादा दिन है, महीनों है अभी, तो फिर तो कोई मसला नहीं है। लेकिन उन व्यूवर्स के लिए बोल रहा हूँ जिन लोगों को अभी ऑलमोस्ट एक्सपायर होने वाला है, यानी कि 2-4 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि अभी वीज़ा भी अभी आपने अप्लाई करना है। तो इसलिए फिर उनको नया वीज़े पे अगर वो डेट एक्सपायर हो जाती है जो पासपोर्ट के ऊपर लिखी हुई है एक्सपायरी डेट, तो वो वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा, तो फिर आपको नया वीज़ा नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा, फिर स्टैंप करवाना पड़ेगा, और यानी कि ज़ीरो से फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। वो एग्जिट एंड री एंट्री नहीं करवा सकते अगर उनका वीज़ा ही एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायरी डेट चेक करनी है वीज़े के ऊपर जो लिखी है, और मेक श्योर करना है कि आपकी फैमिली का मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो। उसके ऊपर भी टाइप लिखी होती है, टाइप के सामने एंट्री टाइप लिखा होता है मल्टीपल होना चाहिए, और एक्सपायरी डेट आपने चेक करनी है, उसमें अभी दिन बाकी हों, यानी कि जब आप री एंट्री करेगी आपकी फैमिली तो कम से कम 1 या 2 दिन बाकी हो और वो आराम से एंट्री कर सकें। अगर वो एक्सपायर हो जाती है तो फिर वो री एंट्री नहीं कर सकती। अगर वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, वो डेट ख़त्म हो जाती है जो पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टैम्प था उसके ऊपर लिखी हुई है, तो फिर वो दोबारा री एंटर नहीं हो सकती आपकी फैमिली, उनको नया वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। मुझे लगता है इसके ऊपर मैंने डिटेल में बता दिया अभी आपको। तो अगर आपके पास जो वीज़ा है उसमें अभी काफ़ी दिन हैं, महीनों हैं, हफ्तों हैं, तो फिर तो कोई मसला नहीं है, आप प्लान कर सकते हैं अपनी एग्जिट एंड री एंट्री। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले आपको पता है वीज़ा अप्लाई करना होता है, वो मैं आपको एंड के ऊपर बताऊंगा डिटेल में क्या प्रोसीजर है, कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा किंग फाद काजवे के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, मैं इस वक्त किंग फाद काजवे की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हूँ। किंग फाद काजवे एक ऐसा ब्रिज है जो सऊदी अरब और बहरीन को आपस में जोड़ता है। इसी ब्रिज से गुजर के आपने एग्ज़िट करना है, बहरीन में एंटर होना है, और जब आप एग्ज़िट कर देंगे सऊदी अरब से, और इसी ब्रिज के थ्रू, इसी ब्रिज से गुजर के आपने वापस सऊदी अरब में एंटर होना होता है। यानी कि एक ही ब्रिज से, एक ही रोड से आपने जाना है, और एक ही उसी रोड से आपने दूसरी तरफ से वापस आ जाना है सऊदी अरब में। तो इसके बारे में आपको बता दिया किंग फाद काजवे के बारे में। अभी आपको बताता हूँ कि इधर होता क्या है। आप, जैसे मैंने आपको बताया, आप अपनी गाड़ी में भी जा सकते हैं। गाड़ी लीगल होनी चाहिए, आपके नाम पर होनी चाहिए, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड होने चाहिए अपनी गाड़ी के। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है, उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, आप रेंट के ऊपर भी गाड़ी ले सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो आप रेंट पर भी गाड़ी ले सकते हैं। और जब आप गाड़ी रेंट पर लेंगे तो आपने रेंट वाली कंपनी को बताना है कि हमने बहरीन जाना है, सो उस हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपके पास गाड़ी भी नहीं है, आप बाय बस भी जा सकते हैं। सेप्को की बस से जाती हैं, आप उनसे टिकट बाय करें और उनसे भी जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बस पे ज़्यादा टाइम लगेगा, आप दूर हैं, आप किंग फाद काजवे से ज़्यादा दूर हैं, तो बस पर नहीं जाना चाहते तो आप टैक्सी पर भी जा सकते हैं। किसी टैक्सी बुक कोशिश करें, वो टैक्सी वाला हायर करें। हम दमाम और खुबर से इजीली हायर कर सकते हैं वो टैक्सी वाला जो एग्ज़िट और री एंट्री आपके साथ
आपकी फैमिली को करवा सकते हैं, यानी कि उसके पास परमिट हो, उसके पास भी वीज़ा हो। बहुत सारे टैक्सी वाले होते हैं जिनका यही काम होता है। अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो आपने ऐसी टैक्सी वाला लेके जाना है जो कम से कम आपको किंग फाहद काजवे तक छोड़ दे, यानी कि उधर ही रहे, आपको उधर ड्रॉप करे। जब आप वहाँ पहुँचेंगे, जैसे ही आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये एग्ज़िट पॉइंट है, ये एक जो वीडियो चल रही है, ये जो कॉरिडोर्स बने हैं यहाँ से आप एग्ज़िट करेंगे। लेकिन इस कॉरिडोर से पहले ही एक बहुत बड़ी पार्किंग है। अगर आपका टैक्सी वाला आपको उस पार्किंग तक छोड़ देता है तो उसी पार्किंग में आपको बहुत ज़्यादा सऊदी लोग नज़र आएंगे, जो कि इनका काम ही यही होता है। उनके पास गाड़ियाँ होती हैं और उनके पास परमिट भी होते हैं, वो सऊदीज़ होते हैं, तो वो इजीली एग्ज़िट एंड री एंट्री करवा देते हैं आपको। आपसे थोड़े से पैसे लेंगे। जब मैं गया था मैंने ऐसे ही किया था, मेरे दोस्त ने मुझे आज से 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, मुझे उधर ड्रॉप कर दिया था पार्किंग में। उधर बहुत ज़्यादा टैक्सी वाले थे, सऊदीज़ थे और भी थे डिफरेंट नेशनलिटीज़ के, लेकिन ज़्यादातर सऊदी थे। तो मैंने उनसे बात की कि मैंने एग्ज़िट करना है, मैंने बहरीन जाना है, तो उन्होंने मुझे एग्ज़िट करवा दिया था। लेकिन री एंट्री भी वो मुझे करवा सकते थे, लेकिन वो उसी टाइम टैक्सी वाला वापस आ गया था। लेकिन मैंने क्योंकि अपने दोस्त के पास जाना था, उसने मुझे एग्ज़िट करके आगे तक छोड़ दिया जहाँ मेरा दोस्त खड़ा था बहरीन में। तो इसी तरह आप भी उनसे बात करके उनको किराया पे करके जो जितनी भी उसकी उनके चार्जेस होंगे वो पे करें। वो आपकी फैमिली को और आपको भी साथ में लेंगे, गाड़ी में बिठाएंगे, आपको एग्ज़िट करवाएंगे सऊदी अरब से, और फिर एग्ज़िट करवा के जब बहरीन में एंटर होंगे तो फिर आगे एक यू टर्न है, आप वहाँ से वो फिर यू टर्न लेके आपको वापस री एंटर करके सऊदी अरब में दोबारा जिस पार्किंग से उन्होंने आपको पिक किया था वहाँ ही आपको ड्रॉप कर देंगे। फिर आप जिसके साथ भी आए होंगे उसके साथ वापस सऊदी अरब में जिस शहर से आए थे, जिस जगह से आए थे, वापस वहाँ सेफली आपने चले जाना है। तो इस तरह आपकी एग्ज़िट एंड री एंट्री हो जाएगी। उसी टाइम आपने एबशर ओपन करना है और आपका ड्यूरेशन ऑफ स्टे एबशर में अपडेट हो जाएगा। ये देखें जैसे ये वीडियो चल रही है, यहाँ से ही आपने एग्ज़िट होना है। ये जो कॉरिडोर्स नज़र आ रहे हैं, ये छोटे छोटे ऑफिसेज़ हैं, इसमें इमिग्रेशन स्टाफ बैठा होगा, वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप लगाएगा। फिर आगे जाएंगे, ये देखें ये भी कॉरिडोर्स हैं और ये भी कॉरिडोर्स हैं। इधर सऊदी इमिग्रेशन और इधर बहरीन इमिग्रेशन, दोनों की तरफ से स्टैंप्स और वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद ये थोड़ा सा काम, अगर रश हुआ थोड़ा टाइम लगता, नहीं तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ से बस आपने एग्ज़िट होना है, फिर आगे जाके यू टर्न आएगा। यू टर्न लेके बेशक आप अपनी गाड़ी में हैं या किसी टैक्सी वाले के साथ में, आगे जाके यू टर्न लेके वापस, ये देखिए इस साइड पे, ये देखिए ये कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड पे आपको कॉरिडोर्स नज़र आ रहे हैं सेम ऐसे। यहाँ से एग्ज़िट, वहाँ से यू टर्न होके इधर आप अपने री एंटर हो जाना सऊदी अरब में। ठीक है। और इसके बारे में एक मैं और आपको चीज़ बता दूँ कोविड-19 के हवाले से। हाँ सॉरी, एक चीज़ और मेरे जहन में आ गई। अभी व्यूअर्स कुछ देर पहले ही कमेंट में पूछ रहे थे कि सर हम अगर बहरीन जाते हैं तो हमें कितने दिन उधर वेट करना पड़ेगा, कितना देर हमें रुकना पड़ेगा। उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आपने जितने दिन का वीज़ा लिया है बेशक उतने दिन रह लें, बेशक आप उसी दिन उसी टाइम वापस आ जाएं, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं। जैसे मैंने बताया, आप अगर किसी के साथ जाते हैं वो आपको पार्किंग पर ड्रॉप कर देता है तो उधर ही वेट करें। किसी टैक्सी वाले के साथ वहाँ से टैक्सी लें, वो एक्सीडेंट री एंट्री करवा देगा, फिर उधर आपको ड्रॉप कर देगा। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि आपको 2-4 दिन उधर गुजारने होंगे। अभी जैसे कि एक्सपीरियंस बेस्ड जो चीज़ें बताऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली से पूछने का, वैसे तो मुझे तरीक़ेकार का पता था, लेकिन फैमिली से इसलिए पूछे कि कोविड-19 के हवाले से क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या पाबंदियाँ हैं बहरीन में एंटर होने की। तो ज़ाहिर बात, आप दूसरे कंट्री में जा रहे हैं तो कोरोना वायरस का प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना होगा। लेकिन उन्होंने जो मुझे चीज़ें बताई, उन्होंने कहा कि सर हमने कुछ भी नहीं उन्होंने हमारा देखा, ना वैक्सीन का सर्टिफिकेट देखा, ना तवक्कल ना देखा, और ना ही पीसीआर टेस्ट उन्होंने तो करवाया ही नहीं था, ना ही उन्होंने पूछा। ठीक है। सो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया, ना ही पीसीआर टेस्ट उन्होंने पूछा, ना देखा, ना इन्होंने करवाया, ना ही इनके वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक हुए, ना ही इनका तवक्कल ना चेक हुआ। लेकिन आपको मैं यही रिकमेंड करूँगा, आप अपने वैक्सीन के सारे सर्टिफिकेट जो हैं एक फ़ाइल में अपनी फैमिली के रखें, ताकि अगर कोई पूछे तो आप उसको बता सकें, क्योंकि जैसे मैंने बताया हर एक का डिफरेंट एक्सपीरियंस हो सकता है। तो वैक्सीन के हवाले से उन्होंने कहा 0% उन्होंने उनका पूछा। जो गाड़ी वो रेंट पर लेके गए थे, बस गाड़ी जब वो लेके गए तो उन्होंने कहा कितने दिन आपने स्टे करना है, उन्होंने कहा 4 दिन स्टे करना है। तो फिर उन्होंने 40 रियाल इनसे इंश्योरेंस उनकी की उधर ही किंग फाहद काज़वे के ऊपर। तो इंश्योरेंस के 40 रियाल, गाड़ी की इंश्योरेंस के 40 रियाल लिए। इन्होंने अपनी किसी किस्म की इंश्योरेंस नहीं करवाई थी। वो कह रहे थे हमें किसी ने कहा था आपने ट्रैवल इंश्योरेंस लाजमी करवानी है, लेकिन इन्होंने नहीं करवाई थी। ठीक है। ये कह रहे थे ना ही हमसे किसी ने ट्रैवल इंश्योरेंस पूछी थी और ना ही इन्होंने करवाई थी, ना इंश्योरेंस इन्होंने करवाई, ना ही कोविड-19 के डॉक्यूमेंट्स इनके पास थे, लेकिन किसी ने चेक नहीं किए थे। अब बात करते हैं वीज़े की। वीज़ा जो है वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है वो अभी मैं आपको बता दूँ। आपने सिंपली गूगल पे जाना है और इधर आपने टाइप करना है अप्लाई
बहरीन वीज़ा, ठीक है। सिंपली इतना टाइप करेंगे और ये ऊपर आपको बहरीन ई वीज़े की वेबसाइट आपको नज़र आ रही होगी, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है और इसको यस कर देना है और उसके बाद आपने ये देखें अप्लाई एंड एलिजिबल, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। एक इम्पोर्टेंट मैसेज आपको देना था, आपने करना क्या है, आपने सारे अपने पासपोर्ट्स लेने हैं, अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स आपके साथ जा रहे हैं एग्जिट और री एंटर होने के लिए वाया बहरीन, आपके फैमिली मेम्बर्स के वैलिड पासपोर्ट्स और आपका अपना इकामा और आपका अपना पासपोर्ट भी होना ज़रूरी है। आपने ये नहीं सोचना कि आप अपने इकामे की बेस के ऊपर एग्जिट एंड री एंट्री कर सकते हैं, नहीं, आपका अपना भी पासपोर्ट, आपके फैमिली मेम्बर्स जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पासपोर्ट प्लस प्लस कोविड-19 के सर्टिफिकेट्स, यानी कि वैक्सीन का सर्टिफिकेट हो गया, तवक्कलना आपका म्यून होना चाहिए। जैसे फैमिली रिसेंटली गई उनका तो नहीं पूछा, लेकिन आपने वो रखने हैं। आपके अपनी गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, अगर आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं या आप रेंट के ऊपर गाड़ी लेके जा रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक फ़ाइल में आपने संभाल लेने हैं ताकि अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसी टाइम उसको दिखा सकें। और प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अभी जो मैं तरीकाकार आपको बताने लगा हूँ वीज़े का, वो जब वीज़ा इशू होगा उनकी भी आपने जितने फैमिली मेम्बर्स होंगे उतने आपके वीज़े होंगे, उन सब की आपने कलर कापीज़ करवानी है और वो भी कापीज़ आपने साथ में रखनी है। सो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। अभी आप देखें कि क्या तरीकाकार है वीज़ा अप्लाई कर। जैसे कि आप बहरीन के लिए ई वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो आपसे वन बाय वन ये पूछेगा, तो उसके आपने आंसर देते जाना है, जैसे मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि इसने पहला क्वेश्चन पूछा, ये आपकी अभी ई वीज़े की एप्लीकेशन फ़िलअप होना स्टार्ट हो रही है, जैसे आप ये स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं वैसे ही आपने फ़िलअप करनी है और यही तरीकाकार है इसका। तो आपने सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट लिखनी है, इनकरेक्ट नहीं लिखनी। जिस चीज़ का नहीं पता, फॉर एग्जांपल आपको इधर कन्फ्यूजन है तो ये देखें इधर क्वेश्चन मार्क दिया, हर जो भी वो चीज़ पूछेगा उसका वो क्वेश्चन मार्क देगा और आपको सैंपल भी दिखाएगा और आपको एक्सप्लेन भी करेगा ज़्यादा डिटेल में कि इधर क्या सिलेक्ट करना है। ये देखें क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्लिक किया, उसने पूरा एक आर्टिकल लिखा है छोटा सा कि इधर क्या टाइप करना है, आपने क्या सिलेक्ट करना है, ठीक है, हो गया। इधर आपने जैसे वो पूछ रहा कि आपके पास रेजिडेंस परमिट है किसी भी जिसी कंट्री का, अगर आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास तो सऊदी इकामा होगा, लेकिन आपकी फैमिली तो मल्टीपल एंट्री फैमिली विजिट वीज़े के ऊपर है तो उनके पास इकामा नहीं है। इकामा नहीं है तो फिर आपने नो पे ऊपर ही रहने देना है। जैसे इस टाइम ये नो के ऊपर सेलेक्ट है, नो के ऊपर क्लिकड है, तो इस नो पर ही रहने देना है। जब आप अपने लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने येस के ऊपर क्लिक करना है, तो फिर ये कंट्री वाली ऑप्शन ओपन हो जाएगी और इधर आपने जिस कंट्री का आपके पास इकामा है, जैसे आपके पास सऊदी अरब का इकामा है तो इनमें से आपने सऊदी अरब सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन आपकी फैमिली के पास इकामा नहीं है तो फिर नो के ऊपर ही क्लिक कर रहने देना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपने इधर कंफ्यूज नहीं होना, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। फिर आपने पर्पज़ ऑफ योर विज़िट वो सिलेक्ट करना है, आप क्यों बहरीन जा रहे हैं, किस क्या रीज़न है बहरीन जाने की, वो आपने टाइप करनी है। टूरिज़म, क्योंकि आप सिर्फ एक्सीडेंट री एंट्री के लिए जा रहे हैं तो आपने टूरिज़म पे सिलेक्ट करना है। और डिटेल पर्पस आपने ट्रांजिट करनी है, तो फिर ट्रांजिट के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। तो उसके बाद आपने नेशनैलिटी लिखनी है, आपके पास आपकी नेशनैलिटी क्या है, जैसे पाकिस्तान। आप अगर किसी और कंट्री से हैं तो आप उसके मुताबिक लिख सकते हैं। फिर आपने ये इमेज कोड यहाँ टाइप कर देना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने कितनी देर के लिए और किस टाइप का वीज़ा लेना है बहरीन के लिए वो सिलेक्ट करना है। तो आपने जैसे आप एग्जिट एंड री एंट्री के लिए जा रहे हैं तो आपने विज़िट सिंगल एंट्री ये वाला सिलेक्ट करना है। और सबसे पहले हम देखेंगे इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसके बाद यहाँ से अप्लाई करेंगे। ये 2 हफ्ते का यानी कि 14 दिन का ये वीज़ा होगा, 2 वीक्स के लिए। यहाँ से आप हम रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। जैसे इन्होंने पहले ही बता दिया कि इसकी 9 BD यानी कि 90 रियाल फ़ीस होगी इस एप्लीकेशन की, और ये फ़ीस जो है वो नॉन रिफ़ंडेबल है। इधर ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं ख़ुद भी, और ये सारी बेसिक चीज़ें इन्फॉर्मेशन लिखी हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको बतानी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी ये जो नीचे चीज़ें ये हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए ये डॉक्यूमेंट कंडीशन जो हैं ये लाजमी हैं देखना। पहले तो उन्होंने बताई हुई है इस वीज़े की क्या खसूसियात हैं, जैसे वो कहते हैं कि ये 90 डेज़ के लिए वैलिड होगा, आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो उसके बाद इस वीज़े को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ये जानना आपके लिए ज़रूरी हैं। इधर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आप जो चीज़ें उसने पूछी हैं वो भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसे प्रैक्टिकली मैं चीज़ें आपको बताऊंगा कि मैंने किसी और कंट्री के लिए भी एक दफ़ा वीज़ा अप्लाई किया था, मैंने उसके लिए ये ट्रिक यूज़ की थी तो उसका वीज़ा इशू हो गया था। इसके लिए भी आपको मैं ट्रिक बताऊंगा, वैसे आप ट्रिक
इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आप A to Z जो उन्होंने पूछा है, जो मांगा है, वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपको मैं बताऊंगा वैसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे तरीक़ेकार में अगर इन केस मैंने जैसे आपको बताया वैसा नहीं होता, आपका किसी भी रीज़न से वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो आपने मुझे ब्लेम नहीं करना, क्योंकि मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। अभी आपका वीज़ा बहरीन गवर्नमेंट इशू करती है, ये नहीं करती, ये मेरे पे या आप पर डिपेंड नहीं है, ये उनका तरीकाकार है, वो करते हैं या नहीं। आप जितने मर्ज़ी डॉक्यूमेंट्स अच्छे अपलोड कर दें, सारी चीज़ें एक्यूरेट करें, फिर भी वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। ये आपने मुझे नहीं ब्लेम करना। मुझे उम्मीद है और मेरी दुआ है कि आप लाजमी आपका वीज़ा जो है वो लाजमी इशू हो, आप आराम से एग्जिट री एंट्री करके आएँ, सेफली आएँ। लेकिन मिसहैप हो सकते हैं किसी के साथ भी। तो इधर जैसे उसने पूछा है कि पासपोर्ट की कापी, अगर आप इंडियन है तो इंडियन का लास्ट पेज भी आपने अपलोड करना है। अगर आप पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से हैं तो सिर्फ पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज है जिसके ऊपर इन्फॉर्मेशन लिखी होती है उसकी आपने अच्छी पिक्चर लेनी है। जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी आपने कलर्स पिक्चर लेनी है अच्छे से। अगर आपके पास कॉपीज़ हैं तो कोशिश करें कलर कापीज़ हों और अच्छी सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल जो ऊपर लिखी होती है डॉक्यूमेंट के ऊपर वो अच्छी से पढ़ी होनी चाहिए, विजिबल हो। और उसके बाद पहला स्टेप पासपोर्ट कापी, और ये सिर्फ तीन 1 2 और 3 ये 3 डॉक्यूमेंट्स है बस इंपॉर्टेंट, और कोई इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। पासपोर्ट तो आपके पास है, और उसके बाद आपका कॉपी ऑफ रिटर्न एयर टिकट। जैसे कि आप बहरीन किसी भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो कहते हैं रिटर्न टिकट भी हो, तो आप रिटर्न टिकट के बदले डमी टिकट बाई कर सकते हैं। लेकिन मैंने कहा आपको मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, तो एक सजेशन भी दूंगा, अगर आप वैसे अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। वीज़ा इशू हो गया ना हुआ तो फिर आपने मुझे ब्लेम नहीं करना। ये रिटर्न टिकट आप डमी 40 रियाल की टिकट आती है, डमी तकरीबन 40 रियाल की डमी टिकट आएगी, वो आप बाई कर सकते हैं। कम की भी आ सकती हैं या थोड़ी ज़्यादा की भी आ सकती है, वो आप चेक कर लें आपने कैसे डमी टिकट बाई करनी है, फिर वो आपने अटैच कर देनी है। अगर नहीं करनी जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसा भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने एक ड्राफ्ट लिखना है, PDF फाइल में उसको कन्वर्ट करना है। वर्ड एक्सेल पे आपने वर्ड के ऊपर आपने टाइप करना है सारा ड्राफ्ट के आप सऊदी अरब में मौजूद हैं अपनी फैमिली के साथ, आपकी फैमिली मल्टीपल एंट्री फैमिली विज़िट के ऊपर सऊदी अरब में मौजूद हैं, उनका वीज़े का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वीज़े की पिक्चर लें वो भी साथ में अटैच करें, उनके पासपोर्ट की कॉपी भी अटैच करें, उसी ड्राफ्ट में अपलोड करें। वर्ड में अगर आप टाइप कर रहे हैं, अपलोड करने के बाद आपने एक ड्राफ्ट लिखना है कि मैं सऊदी अरब मौजूद हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो मैं बाय रोड थ्रू किंग फाद काजवे एग्जिट करूँगा सऊदी अरब और बहरीन जाऊँगा, और उसी किंग फाद काज के थ्रू री एंटर करूँगा सऊदी अरब में। इसलिए मैं रिटर्न टिकट अटैच नहीं कर रहा, ये मेरी फैमिली है, ये करंटली सऊदी अरब में मौजूद है। आपने प्रूफ करना है, आपने प्रूव करना है उस डॉक्यूमेंट के आपकी फैमिली सऊदी अरब में मौजूद है और आपके साथ ट्रैवल करेगी। तो आप ये इस तरह आप वर्ड में जब आपने लिखा ये सारा डॉक्यूमेंट, तो फिर उसके बाद आपने उसको कन्वर्ट करना है PDF फाइल में, तो उसके बाद आपने अटैच कर देना। और उसके बाद देखिए कॉपी ऑफ कॉपी ऑफ स्टैम्प्ड बैंक स्टेटमेंट वो पूछ रहा है अंडर द विजिटर्स नेम। जिसका भी आप वीज़ा अप्लाई करना है उसके ऊपर बैंक की स्टैम्प भी होनी चाहिए और स्टेटमेंट भी बैंक की होनी चाहिए, जिसमें रिसेंटली 3 महीने के अंदर अंदर 300 BD की ट्रांजैक्शन हो, यानी कि 3000 रियाल की ट्रांजैक्शन हुई हो। तो फिर आपने क्या करना है, अगर आपकी फैमिली का किसी दूसरे कंट्री बेशक पाकिस्तान का है तो वहाँ से स्टैंप लगी हो बैंक की, और उस जैसे उन्होंने मांगा, लेकिन जैसे मैं आपको बताऊँगा वो भी आपने कर सकते हैं ऐसा। तो उनके बैंक की स्टेटमेंट जैसे उन्होंने कहा है वैसे भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मोस्टली फैमिलीज़ का बैंक अकाउंट नहीं होता, अगर नहीं है सऊदी अरब में भी नहीं होता फैमिलीज़ का, तो आपने फिर क्या करना है, अपने बैंक की स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है रिसेंटली 3 महीने का, और उसमें पैसे भी आपने डिपॉजिट कर लेने हैं 4-5 हज़ार रियाल। तो फिर आपने उसका जब वो स्टेटमेंट की स्क्रीनशॉट ले लेंगे या डाउनलोड करेंगे स्टेटमेंट अपने बैंक की, तो फिर वैसे ही आपने फिर दोबारा एक ड्राफ्ट लिखना है, उसमें बताना है कि ये आपने अटैच की है अपने बैंक की स्टेटमेंट, तो आपकी फैमिली करंटली मौजूद है सऊदी अरब में, और उनका ट्रिप का जो ख़र्चा होगा वो आप टेक केयर करेंगे। हम सऊदी अरब से बहरीन जा रहे हैं विज़िट के लिए, तो हाँ मैं ख़ुद एज ए रिस्पॉन्सिबल एज ए हेड ऑफ़ फैमिली मैं अपनी फैमिली का टेक केयर करूँगा। इस ट्रिप में जितना भी खर्चा आएगा वो आप टेक केयर करेंगे। आपके बैंक में पैसे हैं, आप प्रूफ के लिए आप जैसे मैंने आपको बताया बैंक स्टेटमेंट आप अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह आपका ये कॉलम भी फिलअप हो जाएगा, ये पॉइंट जो भी है इसका भी हल हो जाएगा। नहीं तो फिर आप अपनी फैमिली की भी बैंक स्टेटमेंट अटैच कर सकते हैं।
इधर मैं आपसे फिर एक दफ़ा कहता हूँ, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं ये सारा प्रोसीजर करने के लिए तो आप ख़ुद अप्लाई करें, नहीं तो आप किसी एजेंट से थोड़े से पैसे ज़्यादा देके आप उनसे अप्लाई करवा सकते हैं। उनका यही काम होता है, वो 2-4 दिन में आपका बहरीन का ई वीज़ा इशू भी करवा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो स्टेप है वो अभी आपको बताता हूँ। यही 3 स्टेप से इधर जो आपको बताने थे, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको इनकी समझ आ गई होगी। तो फिर आपने इधर जाके अप्लाई नो पे क्लिक करना है। कौन सा वीज़ा था हमने, ये विजिट सिंगल एंट्री, और इसके सामने आपने जाके ये अप्लाई नो पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने ये आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। और उसके बाद ये सारी एप्लीकेशन, ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपने फिलअप करनी है और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ये अगर ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन हर एक को पता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता, जैसे ये पासपोर्ट नंबर है, तो मैंने जैसे पहले बताया ये क्वेश्चन मार्क के ऊपर क्लिक करेंगे, वो डिटेल में आपको सैम्पल भी दिखा रहा है, एग्जाम्पल्स भी दे रहा है, सारी चीज़ें वो समझा रहा है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन आपने करेक्ट लिखनी है। और उसके बाद आप यहाँ फिलअप करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, एक और पेज ओपन होगा और उसके ऊपर भी जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो आपने अपलोड करने हैं और उसके बाद आपका फैमिली विजिट वीज़ा सबमिट हो जाएगा। फिर उन पे डिपेंड करता है, वो 1 दिन में इशू करते हैं, 2 दिन में इशू करते हैं, 3 दिन में करते हैं, तो आपका फैमिली विजिट वीज़ा इशू हो जाएगा। ये वीज़ा साथ में आपने लेके जाना है, इसकी आपने प्रिंट कर लेने जब इशू हो जाएगा। फिर उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपने मैंने आपको बताया, पासपोर्ट्स वगैरह और कोविड-19 के हवाले से जो डॉक्यूमेंट्स आपको बताए, वो सारे आपने एक फ़ाइल बना लेनी है, उसमें रखने हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपका ई वीज़ा जल्दी से इशू हो जाएगा। अगर आप खुद अप्लाई करते हैं या एजेंट्स के थ्रू किसी से अप्लाई करवाते हैं, वहाँ से उनसे बाय करते हैं। तो ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से बहरीन से एग्ज़िट एंड री एंट्री करके आएँ और अपना फ़ीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आप इस तरह फैमिली विजिट वीज़ा इस तरह ई वीज़ा अप्लाई करते हैं बहरीन के लिए, तो आपका वीज़ा इशू हो जाए, वो भी आप मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। एग्ज़िट एंड री एंट्री भी जब करके आएँ तो उसका भी फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब